They are calling it one of India's biggest fintech IPO, but the number whisper a different story. Out of rupees 3,900 crore public issue, around 1,800 crore is investors exit and another 700 crore is just for repayment of debt. Overseas expansion, which the management often talks about, but only 60 crore is kept for overseas expansion. No major push for technology, no new merchant acquisitions, and no innovation funding. And here is the real twist. Pine Lab once aimed for a 5 billion valuation, but the IPO is now priced closer to 2.9 billion, almost half. This is a sharp cut that says more than any pitch deck ever could. तो असली सवाल ये है, क्या पाइन लैब पैसा उठा रहा है टू जेन्युइनली ग्रो इस बिजनेस या फिर बस अपनी बैलेंस शीट रिपेयर करने के लिए? क्योंकि जब कोई फिनटेक कंपनी फाइनेंशियल रिपेयर जॉब जैसे लगने लगे तो इन्वेस्टर को 2 बार सोचना पड़ता है. नाउ दिस इज द चार्ट ऑफ पाइन लैब्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस फॉर द लास्ट 3 years. And Pine Labs is a 3-decade-old company in papers. Pine Labs दुकानदारों को और किराना स्टोर वालों को पेमेंट एक्सेप्ट करने और अपना बिजनेस आसानी से चलाने में मदद करते हैं. जब आप किसी दुकान पर कार्ड स्वाइप करते हो या QR कोड स्कैन करते हो या UPI से पेमेंट करते हो, तो वो ट्रांजैक्शन जिस मशीन या ऐप से होती है वो अक्सर Pine Labs जैसी कंपनी का सिस्टम होता है. अर्ली 2000 में Pine Lab ने समझा कि दुकानदारों को सिर्फ कार्ड मशीन नहीं बल्कि एक ऑल इन वन सॉल्यूशन चाहिए. इसलिए उसने बनाया POS, पॉइंट ऑफ सेल प्लेटफॉर्म, एक ऐसा डिवाइस जो कार्ड, वॉलेट, UPI, EMI पेमेंट और बिलिंग सब कुछ एक जगह कर सके. 2010 में आफ्टर अ डिकेड कंपनी ने अपनी सर्विसेज को और बढ़ाया और बनाया एक फिनटेक पार्टनर फॉर मर्चेंट्स. मर्चेंट लेंडिंग, दुकानदारों को उनके डेली सेल के आधार पर छोटे लोन देना. गिफ्ट कार्ड्स एंड प्रीपेड कार्ड्स, बड़ी रिटेल चेन और ब्रांड के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है. डिजिटल पेमेंट एंड ई कॉमर्स इंटीग्रेशन, दुकानदारों को ऑनलाइन पेमेंट्स एक्सेप्ट करने में मदद कर. नाउ लेट्स लुक एट द टोटल इनकम फर्स्ट. सो फ्रॉम 957 crore to 1,327 crore to 17, and in the 9 months of 2025 is 2,700 14 crore. So there has been a big jump in the total revenue in the last 4 years. लेकिन अगर जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे आएंगे तो 22 करोड़ का लॉस था FY22 में, 56 करोड़ का लॉस था एंड FY24 में 34 करोड़ का लॉस था एंड 9 मंथ्स में 55 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है. सो देखा जाए तो ये वही पैटर्न है जो अधिकतर न्यू एज कंपनी का हमने मार्केट में देखा है कि सालों सालों के लॉसेस हैं, बट जैसे वो IPO में आते हैं तो सडनली वी सी सम प्रॉफिट. सो द बिग क्वेश्चन इज वेदर दे विल बी एबल टू सस्टेन दिस प्रॉफिटेबल ग्रोथ from 25-26. अर्निंग पर शेयर देखें तो बहुत ही कम है. I mean since the companies was making losses, so even for 9 months it's not even 1 rupee. Now this is very important. Adjusted EBITDA and the pro forma EBITDA margins. So adjusted EBITDA, if you see 20%, 21, 13 and 22. So it looks very good at 20% plus EBITDA. So let's first understand what is adjusted EBITDA. EBITDA shows the company's core operating profit before paying interest, taxes or accounting for assets wear and tear. Adjusted EBITDA is a refined version of profit where companies remove one-time or non-cash items like ESOPs expenses, IPO cost or acquisition charges. So adjusted EBITDA देखा जाए तो is not the right parameter here. Now, but company has shown the adjusted EBITDA here. Which is minus ESOPs and other. Now there is something called pro forma EBITDA. If you look at the pro forma EBITDA, it is much lower, 9%, 13 and 8.94. So what is pro forma EBITDA? Pro forma EBITDA is a what if version of profit that combines merged or restructured entities as though they had operated together from the start of the year. तो अगर हम EBITDA margin देखें तो बहुत अच्छी पिक्चर नहीं दिख रही है. फर्स्ट टाइम प्रॉफिट्स हैं, इससे पहले सारे लॉसेस हैं. टोटल इनकम इज स्टेडीली ग्रोइंग, बट कितना सस्टेनेबल रहेगा ये प्रॉफिट, दैट्स द बिग क्वेश्चन. पाइन लैब्स के सामने एक बहुत बड़ा जोखिम है कस्टमर कंसंट्रेशन रिस्क. टॉप 10 क्लाइंट्स मिलकर टोटल रेवेन्यू का 1/3 से ज्यादा हिस्सा देते हैं. अगर इनमें से कोई एक बड़ा क्लाइंट धीमा पड़ता है या निकल जाता है तो कंपनी की ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों पर सीधा असर पड़ सकता है. सेकंड जो हमने ESOPs का डिस्कस किया, बिकॉज ऑफ एडजस्टेड मार्जिन ज्यादा दिख रहे हैं बिकॉज में ESOP माइनस है. अब मैनेजमेंट का कहना है कि उन्होंने ESOP पॉलिसी बदल दी है. अब डीप डिस्काउंट ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे जो पहले दिए जा रहे थे, तो कंपनी में वो सब कॉस्ट कंपनी के अकाउंट्स में आ रही थी. समय के साथ साथ नाउ ESOP कॉस्ट घटेगी
और एडजस्टेड और कोर एबिटा के बीच का गैप भी कम होता जाएगा। इससे आने वाले समय में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और मजबूत हो सकती है। नाउ ये चार्ट है हाउ कंपनी इज गोइंग टू यूटिलाइज इस आईपीओ प्रोसीड्स। Now, if you look at repayment or prepayment of borrowing, 870 करोड़ का बोर्ड का अप्रूवल है for prepaying the loans. Now, since the company has reduced the IPO size, 25% अगर हम देखें IPO proceeds वो जारी है repayment और prepayment of debt. Second, overseas expansion, जो company keeps talking about how they are going beyond India. So 60 करोड़ कंपनी ने रखा है टू स्केल अप इट्स ऑपरेशन इन 20 प्लस कंट्रीज विच इज जस्ट 2% ऑफ द आईपीओ प्रोसीड्स। नाउ कमिंग टू टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट 500 से 550 करोड़ रखा है विच इज 20%। एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस कंपनी हैज केप्ट 45% ऑफ द आईपीओ प्रोसीड। तो अगर हम देखें पाइन लैब्स के आईपीओ के प्रोसीड्स का लगभग 1/4 हिस्सा 532 करोड़ डेट रिपेमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद टेक्नोलॉजी और बिजनेस एक्सपेंशन के लिए बहुत कम राशि बचती है, जिससे ये धारणा मजबूत होती है कि ये आईपीओ ज़्यादा एक बैलेंस शीट की रिपेयर जैसा है, ना कि किसी ग्रोथ कैपिटल की कहानी। नाउ लेट्स लुक एट द डेट पोजीशन इन द बैलेंस शीट। नॉन करंट बोरोइंग्स 92 करोड़, 154 करोड़ एंड देन 24 में 125 करोड़। करंट बोरोइंग्स जो है 143, 175, 500 करोड़। टोटल बोरोइंग्स अगर देखें तो 236 अगेन जंप टू 329 एंड नाउ 635 करोड़। So total borrowing has gone up till FY24. We don't have the figure for FY25, but borrowing has been rising, in the last 3-4 years. According to Pine Labs DRHP, कंपनी की कुल कंसोलिडेटेड बोरोइंग्स 870 करोड़ थी एज ऑफ अप्रैल 30, 2025। बोर्ड ने मंजूरी दी है आईपीओ प्रोसीड्स के करीब 870 करोड़ का इस्तेमाल लोन्स रिपे या प्रीपे करने के लिए, जिससे इसकी सब्सिडरी जैसे सिनर्जिस्टिक और कैशलेस टेक्नोलॉजी भी शामिल है। ये बढ़ा हुआ आंकड़ा उन मर्ज एंटिटीज के अंतरित कर्ज को दिखाता है, जो FY24 में लगभग 635 करोड़ से बढ़कर 870 करोड़ पोस्ट अमलगमेशन हो गया है। कुल कर्ज का करीब 2/3 हिस्सा शॉर्ट टर्म है, जो अगले 1 साल में चुकाना है। यही वजह है कि आईपीओ कंपनी के लिए रीफाइनेंसिंग प्रेशर से बचने का एक अहम रास्ता बन जाता है। कंपनी लगभग 532 करोड़ का इस्तेमाल इन लोन्स को चुकाने में करेगी, जिसमें ज्यादातर वर्किंग कैपिटल और कैश क्रेडिट फैसिलिटीज हैं, कोई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट डेट नहीं है। इससे साफ दिखाता है कि कंपनी की लिक्विडिटी मैनेजमेंट काफी टाइट है। शायद मर्चेंट सेटलमेंट्स या रिसीवेबल्स में डिले के कारण ये हो सकता है। लोन पर औसत 9% का इंटरेस्ट पाइन लैब्स को देना पड़ता है, जो मिड टियर एनबीएफसी के बराबर है। इसलिए लेंडर अब भी पाइन लैब्स को एक लिवरेज बोरोवर की तरह ही देखते हैं, ना कि किसी प्योर टेक फिनटेक के रूप में। तो जब कंपनी इस आईपीओ को एक ग्रोथ स्टोरी बताती है, असल में इसका बड़ा हिस्सा दिखाता है कि फाइनेंशियल हाउसकीपिंग हो रही है, बैलेंस शीट साफ करने की तैयारी एक्सपेंशन शुरू करने से पहले है। नाउ दिस इज द चार्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ओवरसीज ऑपरेशन। द फिगर्स आर इन मिलियन, बट रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर आउटसाइड इंडिया 22 में 102 करोड़ था, 138 इन 2023 एंड 193 इन 2024। एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू 22 में वो 10% था, बाद में 8-10, सो इज अराउंड 10% द रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम ओवरसीज ऑपरेशन। सो दिस इज नॉट वेरी बिग। इतने सारे हाइप के बावजूद पाइन लैब्स की ग्लोबल स्टोरी अभी बहुत छोटी है। स्केल के मामले में कंपनी की टोटल रेवेन्यू का सिर्फ 10 से 15% हिस्सा आता है इंटरनेशनल मार्केट से, जैसे सिंगापुर, मलेशिया और यूएई से। मैनेजमेंट प्राउडली कहता है कि ग्लोबल रेवेन्यू 70% बढ़ा है, लेकिन फाइनेंशियल्स की कहानी कुछ और ही बताती है। छोटे बेस इफेक्ट, बड़े खर्चे और स्मिथ प्रॉफिट। सिंगापुर में क्विकलीवर की रेवेन्यू 83% बढ़ी, फिर भी FY25 के सिर्फ 9 महीने में 15 करोड़ का घाटा हुआ। नेगेटिव इक्विटी और एक भारी AWS क्लाउड कॉन्ट्रैक्ट ने कैश ड्रेन कर दिया। मलेशिया फिलहाल सबसे स्टेबल यूनिट लगती है, 100 करोड़ रेवेन्यू और 1.5 करोड़ का छोटा सा प्रॉफिट। थोड़ी स्टेबिलिटी जरूर दिखाता है, पर स्केल अब भी बहुत छोटा है। यूएई में हालात और भी कमजोर है, रेवेन्यू मुश्किल से 2.7 करोड़ है, जबकि लॉसेस 20 करोड़ तक पहुंच गए हैं। हर साल वैल्यू और घटती जा रही है। कुल 2600 करोड़ के फ्रेश इश्यू में से सिर्फ 60 करोड़ यानी लगभग 2% ग्लोबल एक्सपेंशन के लिए रखा गया है। इतना बस प्रेजेंट बनाए रखने के लिए काफी है, डोमिनेंस बनाने के लिए नहीं। तो जब पाइन लैब खुद को एक ग्लोबल फिनटेक के रूप में पेश करता है, असलियत में ये इसकी ओवरसीज स्टोरी डाइवर्सिटी तो जोड़ती है, डायरेक्शन नहीं। It's a supporting act, not the main headline of this IPO. So in the end, while the world calls it one of the biggest IPO in the fintech space, the number tells us a quieter truth. While 1/4 of the funds will go for prepayment of debt, only 2% has been allocated for fueling overseas expansion. And there is already a massive fall
in the valuation of the company. It actually stops looking like a growth story and starts sounding like a balance sheet cleanup. In investing, hype sells, but number tells us the true story. And in case you plan to invest in the Pine Labs IPO, I suggest do consult your financial advisor.